नमस्कार, लोकतंत्र राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। लोकतंत्र राउंडअप में हम लेकर आए हैं इस सप्ताह की ऐसी बड़ी खबरें जिनसे लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ता है। ऐसी खबरें जिनसे राष्ट्रीय और वैश्विक लोकतंत्र मजबूत होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन। लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को पारदर्शी और मजबूत बनाने के विषय पर चर्चा। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर देश भर में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समाज को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा, पहली बार जनजातीय समाज का इतना बड़ा सम्मान किया गया। बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पीईएस विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में की शिरकत। उपराष्ट्रपति ने समारोह के दौरान छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों की भूमिका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में बताई। लोकतंत्र की सुर्खियां अब विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आगाज हुआ। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को पारदर्शी और मजबूत बनाना है। खास बात यह है कि 1921 में पीठासीन अधिकारियों की पहली बैठक शिमला में हुई थी और इस बार 100वें वर्ष में सम्मेलन का आयोजन एक बार फिर से शिमला में हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर मंथन करने के लिए होते हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के स्वागत संबोधन के साथ हुई, जिसके बाद विधानसभा में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी पीठासीन सम्मेलन पर अपने विचार रखे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन हर बरस कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होता है। हर बरस इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। इस परंपरा को 100 बरस हो रहे हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है और लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, सहज प्रवृत्ति है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आने वाले सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पूरी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सदन में हमारा खुद का आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए, सदन की गरिमा और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने ही होंगे। इसमें आप सभी भारतीय पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी बहुत अहम है। नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है। हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो। हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधान मंडलों के सामने ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है, जिससे लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत और विकसित हो सके। देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आरंभ आज से 100 वर्ष पहले यही हुआ था। इस सम्मेलन के माध्यम से देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय और में बड़ी भूमिका इस जगह की रही है। सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय विट्ठल भाई पटेल, माननीय गणेश मावलंकर जी समेत पूर्व अध्यक्षों का भी मार्गदर्शन मिला है। उनके नेतृत्व में विधान मंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है। आज विधान मंडलों के समस्त ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रमुख दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और समृद्ध हो और विकसित हो। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि संवाद से समाधान संभव है। इस तरह के सम्मेलन प्रगतिशील कानून बनाने में जनप्रतिनिधियों और जनता की भागीदारी बढ़ाते हैं। सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाने के साथ संसदीय समितियों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाए, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शताब्दी वर्ष में विधान मंडलों के कार्यों की समीक्षा हो और विधान मंडलों की बैठकों की घटती संख्या चिंता का विषय है। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधान मंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु है। मुझे आज प्रसन्नता है, आज हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के बावजूद भी अपनी विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम एक नहीं अनेक मामलों में बहुत बड़े राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपसभापति हंसराज के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ उद्घाटन सत्र का समापन हो गया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 82वें पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसका विषय शताब्दी यात्रा मूल्यांकन और भविष्य के लिए कार्य योजना विषय के साथ संविधान और जनता के प्रति पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी विषय पर मंथन जारी है। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, गिरिराज सिंह, पंकज चौधरी समेत कई सांसद इस दौरान मौजूद रहे। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, गिरिराज सिंह, पंकज चौधरी समेत कई मंत्रियों और संसद सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में रहते थे। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन आयोजित किया गया, जहां जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज का सम्मान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनजातीय समुदाय के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। और चाहे गरीबों के घर हो, शौचालय हो, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सड़क हो, मुफ्त इलाज हो, ये सब कुछ जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है, उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक देश का आदिवासी समाज उपेक्षित रहा है। जनजातीय समाज को उनकी संस्कृति, उनकी क्षमता को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है, इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राशन आपके ग्राम योजना और मध्य प्रदेश राज्य सिकल सेल मिशन की शुरुआत की। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जो बीजेपी सरकार को आदिवासी विरोधी बताती थी, वो अब जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन पर सवाल उठा रही है। जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है, अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। जनजातियों के कल्याण में, उनके उत्थान में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, शैक्षणिक सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री जी तो जी जान से जुटे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल समय हुआ है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति ने छात्रों को क्या सफलता का मंत्र दिया और राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में क्या हुआ खास। लोकतंत्र की अन्य सुर्खियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संसद टीवी पर लोकतंत्र राउंड अप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है लोकतंत्र राउंड अप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में पीईएस यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीवन में प्रगति के लिए अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प का गुण होना बहुत जरूरी है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया और संदेश दिया कि ऊंचे सपने देखो, ऊंचे लक्ष्य रखो और कड़ी मेहनत करो। बेंगलुरु में पीईएस विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और ये ज्ञान अर्थव्यवस्था और अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों से प्रेरित है। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों से आह्वान किया कि वे युवाओं को 21वीं सदी के कौशल से निखारें। Today, the fourth industrial revolution is knocking at our door, and it is driven by the knowledge economy. It is going to be knowledge economy. You acquire good knowledge, more knowledge, you will be economically secure. And also the cutting edge technological innovations, incubation, coming out with new ideas, out of box ideas. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ड्रोन उद्योग से रोजगार में भारी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले दशक में वैश्विक ड्रोन हब बनने की क्षमता है। Drone technologies are another emerging area that offers tremendous benefits to almost all sectors of the economy, including agriculture, surveillance, transportation, defense and law enforcement. The drone services industry is expected to generate over 5 lakh jobs in the next 3 years. India, with its traditional strengths in innovation, IT and fuel engineering, has the potential of becoming a global drone hub in the coming decades. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में काम कर रही है। भारत को ज्ञान शक्ति में बदलने में तकनीकी विश्वविद्यालयों की विशेष भूमिका है। संविधान निर्माताओं ने राज्यपालों की भूमिका नागरिकों और सरकार के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कल्पना की थी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बातें कही। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से अपने राज्यों में अधिक समय देने और जनता के साथ जीवंत संबंध बनाने के लिए भी कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने में राज्यपालों और उपराज्यपालों की मुख्य भूमिका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर मौजूद रहे। राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए कोविड-19 के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान की तारीफ की। कोरोना महामारी पर काबू पाने का श्रेय उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया। राष्ट्रपति ने भारत में जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिकों और एंटरप्रेन्योर्स की भी सराहना की। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं
हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। राष्ट्रपति ने ग्लासगो में आयोजित COP26 समिट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के साथ पेरिस जलवायु समझौते के वादों पर भी मजबूती से दुनिया के सामने आना चाहिए। ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में विश्व समुदाय के सम्मुख ये स्पष्ट किया गया कि भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट के तहत ठोस प्रगति की है और नियत समय पर लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वैश्विक समस्या से निपटने की दिशा में भारत ने विश्व समुदाय के हित में अपना योगदान देने के लिए 5 प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। राष्ट्रपति ने राज्यपालों और उपराज्यपालों से नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। राज्यपालों और उपराज्यपालों का ये सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान विधानसभा के बाल सत्र में शिरकत की। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर सत्र को चलाया और सदस्य बने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया। बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान विधानसभा में आयोजित इस ऐतिहासिक सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए और राजस्थान विधानसभा में आयोजित बाल सत्र समारोह को उन्होंने अविस्मरणीय बताया। 14 नवंबर का दिन देश के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। इस दिन हमारा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा में एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यानी देश के इतिहास में पहली बार बाल विधानसभा का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर हुआ। कार्यक्रम का आयोजन करने में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। देश भर से चयनित 200 बच्चे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस विशेष बाल सत्र को देखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों ने एक नाटकीय विधायी कार्यवाही का संचालन किया, जिसे बाल विधानसभा का नाम दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान 75 बार नेट बंदी कर दूसरे नंबर पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इस नेट बंदी के विषय पर चर्चा करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेट बंदी करना कोई उपाय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नकल को अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नकल के साथ साथ भाई भतीजावाद भी खूब चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने स्थान पर बैठे रहिए। व्हाट्सएप वालों का क्या होगा? उनका तो टाइम ही नहीं, बैठे बैठे ना बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से इसका जवाब दिलवाने की व्यवस्था करवाई जाए। से बोलने से अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने 14 नवंबर के दिन को खास बताया। राजस्थान विधानसभा के इस लोकतंत्र के मंदिर में
आज का दिन अस्मरण भी रहेगा और ऐतिहासिक भी रहेगा। ये नौजवान पीढ़ी जो नए भारत के निर्माण में लगी है, जिनके प्रयासों से आज देश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, प्रगति की ओर बढ़ा है। लेकिन आज इसलिए स्मरणीय है कि लोकतंत्र के अंदर भी एक सक्रिय भागीदारी के साथ किस तरीके से हम संसद और विधानसभा की कार्रवाई चला सकते हैं, ये हमारे देश के नौजवानों ने आज पूरे देश को बताया है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। जनता की, नौजवानों की एक सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रदेश और देश में कानून बनाते समय जिनके लिए कानून बन रहा है, उनकी कानून बनाने में सक्रिय भागीदारी होगी। वह हर कानून बनाते समय अपने अनुभव, ज्ञान की बात अपने जनप्रतिनिधियों को बताएंगे तो कानून ठीक बनेंगे। सरकार को भी सलाह देंगे तो सरकार भी कानून, हमेशा जनता के हित में कानून लाने का काम सरकार करती है। लेकिन वह कानून किस तरीके से, ठीक तरीके से जनता में लागू भी हो, इसका लाभ भी मिले, इसके लिए आज सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई संस्थाओं ने बड़ी भूमिका अदा की। देश भर में कई ऑनलाइन सत्र के बाद इन 200 बच्चों का चुनाव किया गया। फिलहाल बाल विधानसभा कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के बच्चों में राजनीतिक और जनतांत्रिक जागरूकता को बढ़ाना और भविष्य में उन्हें उत्तरदायित्व उठाने योग्य बनाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हाल ही में हुए बिहार दौरे के दौरान मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने अपनी पुस्तक ऑपरेशन खुखरी उपराष्ट्रपति को भेंट की। ये किताब सिएरा लियोन के जंगलों में एक संयुक्त अभियान, हमारे सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और वीरता की गाथा है। इस किताब में विषम परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों की जांबाजी की सच्ची कहानी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके बिहार दौरे के दौरान मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने एक पुस्तक भेंट की। मेजर जनरल पुनिया ने पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के बारे में बताया कि यह पुस्तक सिएरा लियोन के जंगलों में संयुक्त अभियान पर लिखी गई है। पुस्तक में सैनिकों की शौर्य, पराक्रम और वीरता की कहानियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही मेजर जनरल ने किताब में भारतीय सैनिकों की जांबाजी की सच्ची कहानियों का भी उल्लेख किया है। और इसी के साथ कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में आज के लिए इतना ही। अगली बार आपके साथ फिर मुलाकात होगी लोकतंत्र की सुर्खियों के साथ। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप को देख सकते हैं। फिलहाल मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।